नीट 2025 की मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड जो है वो 21 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो एमपी के सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट को गाइड करने के पर्पज से बनाया जा रहा है, जिससे कि क्या है कि काउंसलिंग के टाइम पर बहुत सारी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। इन्होंने जैसे कि सबसे पहले तो आप देखा होगा कि टेंटेटिव टाइम शेड्यूल लिखा हुआ, तो टेंटेटिव क्यों लिखा हुआ ये भी समझा देते हैं। वो पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल जो है उसमें क्या क्या हमें सावधानियां रखना है, गलतियां नहीं करना है, ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट राउंड का हमें एमपी का 85% सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, तो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड जो स्टार्ट होने जा रहा है वो 21 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहली स्टेप सभी जानते होंगे कि पहला स्टेप जो होता है वो जितने भी एमपी के नीट 2025 में एलिजिबल कैंडिडेट है वो सबको एमपीडीएमई साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा जो कि 21 जुलाई से 29 जुलाई तक। मैं लैपटॉप में ही सारी चीज़ें देख करके आपको समझा रहा हूँ, कहीं से कहीं तक गलती ना हो जाए। कभी कोई डेट वगैरह बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, पर आपके पास शेड्यूल ऑलरेडी रखा होगा है तो उसी के हिसाब से रहेगा। तो 21 जुलाई से 29 जुलाई लगभग 9 दिन के आसपास का आपको टाइम पीरियड मिला है, जिसमें कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन सबको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, इसमें सभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिनको भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एमबीबीएस चाहिए। सेकंड यहाँ पर दे रखा है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज मतलब कि कितनी सीटें एमपी की फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगी, कितने मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन मेडिकल कॉलेजों में कितनी सीटें होगी, ये आपको 28 जुलाई को पता चल जाएगा। अब यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन हो नंबर ऑफ सीट को लेकर के, मेडिकल कॉलेज को लेकर के, तो आप वो अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर करवा सकते हैं, एमपीडीएमई को शो कर सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने एक दिन का आपको टाइम दिया है 29। फाइनल वैकेंसी फर्स्ट राउंड के लिए, फर्स्ट राउंड में टोटल कितने मेडिकल कॉलेज होंगे, कितनी सीटें होगी, फाइनल लिस्ट जो है आपको वो 30 जुलाई को पब्लिश हो जाएगी। तो 30 जुलाई को आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एमपी में कितनी मेडिकल सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस की, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। किस कैटेगरी में कितनी सीटें ये क्लियर हो जाएगा। प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इन्होंने जो डेट दी है वो 30 तारीख को स्टेट मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। अब ये ध्यान देना है कि जो शेड्यूल में आप ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ टेंटेटिव टाइम शेड्यूल। इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी चल रही है ना, तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रख करके ही स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल बनता है। तो हो सकता है कि स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल बना है फर्स्ट राउंड का उसमें कुछ डेट चेंज हो जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजों का डेट मतलब कितने कॉलेज है, ये वैकेंसीज है, नंबर ऑफ सीट वगैरह, सीट चार्ट जो होगा वो 30 जुलाई को ना आते हुए 31 जुलाई को आ जाए या 1 अगस्त को आ जाए। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसी तरीके से जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो वैसे तो इन्होंने अभी जो शेड्यूल दिया उसमें हिसाब से 30 जुलाई को आना चाहिए, पर हो सकता है कि 30 जुलाई को ना आते हुए 31 जुलाई को आ जाए, 1 अगस्त 2 अगस्त आगे पीछे हो सकता है। जनरली चीज़ें थोड़ी सी आगे ही बढ़ती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्टूडेंट की सहूलियत के लिए ही वो आगे बढ़ाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि एमपी में फर्स्ट राउंड के लिए कितने मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे और उन मेडिकल कॉलेजों में कितनी सीटें हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरी की, पीएच, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सब कैटेगरी में जैसे पीएच होगा, फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सन, है ना, जीएस कोटा भी होता है। ये सारे तरीके की सीटें जो होती है वो आपको 30 तारीख को फर्स्ट राउंड के लिए फाइनल हो जाएगी, है ना। कभी फिर फ्यूचर में नए मेडिकल कॉलेज ऐड होते हैं या अभी नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं या नहीं हुए, ये हमें 30 तारीख को पता चल जाएगा, या उसके बाद सेकंड राउंड में ऐड हो रहे हैं, नई सीटें ऐड हो रही है, ये हमें राउंड टू राउंड पता चलता जाएगा। ठीक है, 30 तारीख को ही उन्होंने डेट दी है स्टेट मेरिट लिस्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेट मेरिट लिस्ट ही होती है हमारे लिए। क्यों स्टेट मेरिट लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट है? 14 जून को आपका रिजल्ट आया है, ऑल इंडिया रैंक तो हमें पता चल गई है, जनरल कैटेगरी की या फिर जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी की उसकी हमारी ऑल इंडिया रैंक कितनी है हमें पता चल गया, मार्क्स तो पता चल गया। एमबीबीएस में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो होता है वो रैंक से होता है। ठीक है, रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ऑल इंडिया रैंक, अब हम लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 85% सीटों के लिए पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो स्टेट में हमारी रैंक क्या है ये ज़्यादा मैटर करता है, ऑल इंडिया रैंक से ज़्यादा मैटर करता है स्टेट रैंक कितनी है,
वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको कि आपने देखा होगा कि जिस दिन 14 जून को रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट वाले दिन बहुत सारे आपने वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे कि जनरल कैटेगरी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को जो है वो कितने पे कॉलेज मिलेगा ये हमें पता करना है। तो आपने देखा होगा कि जनरली 2024 की काउंसलिंग के हिसाब से देखा जाए तो 54,000 55,000 54-55 हज़ार रैंक पर जो है लास्ट ईयर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिली है जनरल कैटेगरी में, है ना? ओबीसी में भी लगभग यही रहा। अब आपने देखा होगा कि इस साल भी आपने जिसका भी 54,000 55,000 के आसपास जो रैंक आ रही है, उन सबको लगभग समझ में आ गया होगा कि जो है हमें कॉलेज मिल जाएगा। अब इस बार 54,000 की रैंक जो है वो ऑलमोस्ट जितना हमने देखा है वो 495 के आसपास है। लेकिन मैंने जो डेटा प्रेडिक्ट किया है, मतलब हम लोगों ने जो डेटा एनालिसिस करा है आफ्टर रिजल्ट, मतलब हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन मैं आपको एक श्योरिटी देता हूँ जितना हमने देखा है, टोटल 600 प्लस इस बार एमपी में सॉरी टोटल 600 प्लस इस बार ऑल ओवर इंडिया में मात्र 1200 बच्चे। तो सीधी सी बात है, वो तो सारे बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरीके से 580 से 600 के बीच में भी एमपी में बहुत कम बच्चे, ये संभावना दिख रही है, या 580 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे होंगे सब ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठेंगे, ठीक है। 550 से 580 के बीच में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमें दिखाई नहीं दे रही है। 530 से 500, मैं अलग-अलग ब्रेकअप दिखा रहा हूँ। 530 से ऊपर स्टूडेंट एमपी में बहुत कम है। हो सकता है कि पूरे एमपी में 530 प्लस बच्चे 150 के आसपास होना चाहिए। पूरे एमपी की बात बता रहे हैं, है ना? जिसमें सारी कैटेगरी 150 या मैक्सिमम हो सके तो 200, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 580 से ऊपर, 580 से ऊपर, 580 के आसपास लगभग 4000 के आसपास रैंक आई है। तो 3500 से 4000 रैंक से ऊपर वाला जो बच्चा होता है वो सब जनरली ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। तो माफ करना, 580 से ऊपर वाला स्टूडेंट तो एमपी काउंसलिंग के लिए काम का है ही नहीं। तो हमारी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मतलब जो सीट का अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, वो बेसिकली 575 580 के आसपास से स्टार्ट होगा, है ना? कुछ बच्चे होंगे जो 580 के आसपास ले लेंगे, लेकिन जनरली वो मेरे को लगता है कि सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जो हमने पहले के रिजल्ट अलॉटमेंट एनालिसिस करे हैं तो वो निकल जाते हैं। तो 580 से 530, 530 से 580 के बीच में एमपी में बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि हमने जब से रिजल्ट आया तब से खूब सारे अलग-अलग कोचिंगों के रिजल्ट भी एनालिसिस करे हैं, खूब सारे बच्चों से भी हमारी बात हुई है ना? तो 580 प्लस जो है वो 530 प्लस बच्चे बहुत कम है। 530 के नीचे आपको एक रेगुलर इंटरवल पे एक अच्छा खासा बल्क देखने को मिल जाएगा। तो इस बार जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, स्पेशली मैं जनरल की बात बताता हूँ, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 495 से नीचे रहेगा। अब 495 से नीचे हो सकता है 485 से 490। वैसे तो ये वीडियो हम अपन बना रहे हैं किसके लिए, शेड्यूल डिस्कशन के लिए, पर शेड्यूल तो आपको ऑलरेडी पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है, नहीं पता है तो पता चल जाएगी, बता ही देंगे। पर कट ऑफ जो है इस बार 485 490 के बीच में रहना चाहिए जनरल कैटेगरी का। यदि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो हमें दिख रहा है वो 480 के आसपास जनरली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ रहना चाहिए। तो इस बार कट ऑफ भी कम जाएगा, है ना? ऑल इंडिया रैंक और इस बार स्टेट रैंक में थोड़ा सा हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो कि 30 को जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए स्टेट मेरिट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दो ही चीज़ें हैं, एक तो कितनी एमबीबीएस की सीटें हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट में, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ-साथ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितनी हमारी रैंक आ रही है, स्टेट रैंक कितनी है। और जो हम मैंने बताया कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 485 490 के बीच में जनरल कैटेगरी का, मतलब कम से कम 5 से 7 नंबर, लगभग जिसकी 60,000 रैंक है उस जनरल कैटेगरी में, उसको आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाना चाहिए। मैं फाइनल बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है ना। फाइनल मतलब मॉप अप राउंड तक का जो होगा वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमने कट ऑफ का भी इसके बारे में डिस्कशन कर दिया। तो इसलिए स्टेट मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी तो उसको हम और एनालिसिस करेंगे और समझ में आएगा ऐसे ही। पर जो जितना अभी हम लोगों ने सारा डेटा एनालिसिस करा है, तो इस बार
495 या 490 से कट ऑफ नीचे रहना चाहिए। मैं फाइनल बोल रहा हूँ, ये शेड्यूल सिर्फ फर्स्ट राउंड का है, लेकिन ओवरऑल जो कट ऑफ रहना चाहिए वो कम ही रहना चाहिए। तो 30 तारीख को स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश हो जाना चाहिए। 1-2 दिन हो सकता है डिले भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उससे हमें बहुत हद तक रिस्पेक्टिव कैटेगरी के बच्चों को समझ में आ जाएगा कि उन्हें गवर्नमेंट या प्राइवेट एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक बार स्टेट मेरिट लिस्ट आ गई है, सीटें भी पता चल गई है कितनी क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो क्या रहेगी, हमें मेडिकल कॉलेजों के लिए चॉइस फिलिंग करना। अब चॉइस फिलिंग कौन-कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, इसके लिए बार-बार हमारे पास कॉल मैसेज आते रहते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि सर हमें कौन-सा कॉलेज के लिए मतलब चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आपके नंबर कितने भी हो, 550 नंबर है, 500 नंबर है, 400 है, 300 है, 200 है, मतलब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं ना, मतलब 144 या उससे ज़्यादा नंबर या रिजर्व कैटेगरी में 113 मार्क्स या उससे ऊपर है। तो एक बार आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आप सारे ही एमपी के सारे ही मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल है। मतलब यदि आपके 150 नंबर है, तब भी आप सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चॉइस कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, है ना? क्योंकि वो तो चॉइस फिलिंग है। कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो रैंक के बेसिस पे डिसाइड होगा, तो वो तो डीएम ही डिसाइड करेगा या कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटिक होगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है कि यार हमें कौन-सा कॉलेज हम फ़िल कर सकते हैं, कौन-सा नहीं कर सकते। यदि आपके 550 मार्क्स है या 500 मार्क्स है या 400 मार्क्स है, 300 मार्क्स है, अलग-अलग कैटेगरी वाले आप सब समझ ही गए होंगे, है ना? तो सारे कॉलेज डाल सकते हो। जनरली काउंसलिंग का बेसिक प्रोटोकॉल ये बोलता है कि आपके मार्क्स कितने भी है, यदि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सारे ही मेडिकल कॉलेजों को आपको फ़िल करना चाहिए। कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, अभी कॉलेज की जब लिस्ट आ जाएगी, है ना, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि अब हम लोग तुक्का नहीं मारते। जो डीएमई की साइट पर जो पब्लिश होता है, सिर्फ़ उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे, है ना? आएँगे मेडिकल कॉलेज, तो तब बात की जाएगी। तो जनरली क्या होता है कि बच्चे हमसे ये पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं कि सर कितने मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, कुछ नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सीट बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे। देखिए, हमें नहीं पता होता है ऑनेस्टली, और शायद ये किसी को नहीं पता होता है। वो डीएमई की साइट पर या एनएमसी की साइट पर जब तक नहीं डल जाता है, तब तक हम उसे कन्फर्म नहीं मानते। तो डीएमई की साइट पर 30 तारीख को हमें सीटें पता चल जाएगी, मेडिकल कॉलेज पता चल जाएँगे, उस बेसिस पर एक आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें कि आपको कौन-सा कॉलेज ऊपर रखना है और कौन-सा कॉलेज नीचे रखना है। अभी किसी को भी नहीं पता चलता है, ठीक है? तो चॉइस फिलिंग में जितने भी मेडिकल कॉलेज हम सारे डाल सकते हैं। डज़न्ट मैटर कि हमारे नंबर ज़्यादा है या कम है। पर हाँ, कॉलेज जो आपको मिलेगा, अलॉट होगा, वो डेफ़िनिटली आपके रैंक के हिसाब से। तो जिसकी रैंक नीचे है, वो भी सारा मेडिकल कॉलेज डाल सकता है, और जिसके ऊपर है, वो तो नेचुरल सी बात है, डाल सकता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि सारे पेरेंट्स जो पैनिक होते हैं, इस समय सबसे ज़्यादा रहता है, पेरेंट्स पैनिक बहुत होते हैं, जो बच्चे जिनको जनरली पता नहीं होता, तो पैनिक बहुत होते हैं। आज ही मैंने क्लास में कट ऑफ या इससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहा था, तो सब बच्चे अलग-अलग तरीके से पता नहीं कहाँ-कहाँ से बातें लेकर के आते हैं और बता रहे थे। तो मैंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? इतनी गलत-गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेकर के आते हो आप लोग? तो वीडियो बनाने का पर्पस जनरल यही रहता है कि आप लोगों को पैनिक ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, है ना? गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, तो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, यही हमारा पर्पस रहता है। तो आप कौन-कौन से मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो सारे मेडिकल कॉलेज जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हम चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। ऊपर कौन-सा कॉलेज रखना है, नीचे कौन-सा कॉलेज रखना है, इसका एक सेपरेट वीडियो हम आपको बना के दे देंगे, जब कन्फर्म हो जाएगा कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की डेट जो है वो 31 जुलाई से 4 अगस्त तक, लगभग-लगभग इन्होंने कितने दिन का टाइम दिया है आपको? 5 दिन का टाइम दिया है चॉइस फिलिंग के लिए। अब ये ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग 2 वर्ड यूज़ करे हैं यहाँ पर। तो चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग करना ज़रूरी है। चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि हमने कॉलेज के सीक्वेंस जो है वो डिसाइड कर लिए, उसके बाद यही सीक्वेंस रखना है, ये कन्फर्म जो है वो उसको बोलते हैं चॉइस लॉकिंग, ठीक है? और आपका डीएमए की साइट पर एक अकाउंट बनेगा, उसमें सब कुछ आपको दिखता जाएगा। ग्रीन दिखता जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअसली अपडेट रहना है, वहाँ पर देखते रहना है आपका जो अकाउंट बना हुआ है कि हमारे हर एक स्टेप, रजिस्ट्रेशन वाला ग्रीन हुआ है, नहीं हुआ है, फिर चॉइस फिलिंग वाला ग्रीन हुआ है या नहीं हुआ है, लॉकिंग वाला, चॉइस लॉक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी बच्चे गलतियाँ करते हैं, जबकि इतनी गलतियाँ होना नहीं चाहिए। हम वैसे भी एमबीबीएस करने जा रहे हैं यार, ऐसी बेसिक सी गलतियाँ करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन ठीक है, फिर भी बच्चा मान कर के ने अपन गलती कर सकते हैं, है ना? तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए 5 दिन दिए,
एक दो दिन इसमें आगे बढ़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टेंटेटिव शेड्यूल है, परेशान नहीं होना। तो चॉइस फिलिंग करना है, सारे मेडिकल कॉलेज कर सकते हैं, और चॉइस फिलिंग करने के साथ-साथ मतलब हमने कॉलेज की एक लिस्ट बनाने के बाद चॉइस को लॉक करना कंपल्सरी होता है, तभी हम लोग को अलॉटमेंट होगा, ठीक है? ये हो गया। अब सारा हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एमबीबीएस में कितनी सीटें फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रही है ये पता चल गया है। सेकंड, स्टेट मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है और आपने चॉइस फिलिंग भी कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट डेट आती है, डे ऑफ अलॉटमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका आपको और हमको बेसब्री से इंतजार रहता है, होना भी चाहिए, नेचुरल सी बात है। तो अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट की यहाँ पर जो डेट दिखाई दे रही है वो 6 अगस्त है। 6 अगस्त को आपको अलॉटमेंट आना चाहिए। वापस मैं बार-बार एक ही बात बोलूँगा कि ये आगे पीछे हो सकता है। 6 अगस्त की जगह 7, 8, 9 जो भी है वो समझ में आएगा, है ना? पर परेशान नहीं होना। अलॉटमेंट आएगा ही सही, वो 6 को नहीं आया तो 7 को, 7 को नहीं तो 8 को, पर आएगा ज़रूर। तो अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट राउंड होगा आपका, वो तो एक ही दिन का रहता है, नेचुरल सी बात है। तो 6 अगस्त को हम मान के चलते हैं कि हमारा अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट में नेचुरल सी बात है, हमें कॉलेज मिला है या नहीं मिला ये कन्फर्म हो जाएगा, कौन-सा कॉलेज मिला है, और अलॉटमेंट लेटर भी हाथों-हाथ जो होता है वो डीएमई की साइट पर पब्लिश हो जाएगा, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि अलॉटमेंट तो हो गया, उन्होंने देख लिया कॉलेज की लिस्ट में कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। कॉलेज मिलने के बाद तो खुशी-खुशी में दूसरे दिन या तीसरे दिन कॉलेज पहुँच जाते हैं, अलॉटमेंट लेटर जो होता है वो नहीं डाउनलोड करते हैं। तो अलॉटमेंट लेटर लेकर डाउनलोड जो है हमें हाथों-हाथ कर लेना है, ठीक है? तो अलॉटमेंट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिलेगा, बहुत सारे जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारे क्या है, लगभग यदि प्रीवियस ईयर का डेटा देखें तो 2700 मेडिकल की सीटें, गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें पिछले साल थी, है ना? तो 2700 बच्चों को तो कम से कम मिलना ही चाहिए इस साल। बाकी ज़्यादा मतलब ज़्यादा सीटें हो, कुछ मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये समय आने पर जिस दिन सीट चार्ट आएगा उसी दिन पता चलेगा, ठीक है? तो अलॉटमेंट आ गया। जिन भी बच्चों का अलॉटमेंट आया है, अब उन सभी स्टूडेंट को पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करना है, ठीक है? रिपोर्टिंग का टाइम बस ज जिस दिन अलॉटमेंट आता है उसके दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है, लगभग 5-6 दिन का टाइम देते हैं ये, 1 सप्ताह तक जनरली मिलता है, ठीक है? अभी तो यहाँ पे 5 दिन दिए हैं इन्होंने, तो रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल या डेंटल कॉलेज, है ना? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन, ये तीनों प्रोसेस, अभी सिर्फ अलॉटमेंट हुआ है ना? अब दूसरे दिन से ही आपको 7 से लेकर के 11 के बीच में किसी भी एक दिन जो है ना? जितना जल्दी हो सके उतना हमें पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो स्कैन होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि नेम मैच नहीं करता है, सरनेम मैच नहीं करता है, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें रहती है, ठीक है? तो सारी प्रॉब्लम ना हो, है ना? या हो भी तो जल्दी पता चल जाए तो हम ड्यूरिंग टाइम ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, हो जाता है। जहाँ पर जब आप काउंसलिंग में जाएँगे तो जो वहाँ पर काउंसलिंग अथॉरिटी रहती है, वो आपकी हर तरीके से हेल्प करेगी। कभी कोई ऐसी दिक्कत हो काउंसलिंग में तो आप डेफ़िनेटली हमारे को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो हमारे से तरफ से यदि कोई गाइडेंस या हेल्प हो सकती है तो हम डेफ़िनेटली आपकी करेंगे। ठीक है? तो 7 से 11 के बीच में जो है वो पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में जाकर के हमें रिपोर्टिंग करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी रिपोर्टिंग करना है। तो सबसे पहली स्टेप जो मेडिकल कॉलेज में हम जाते हैं, तो वहाँ पर हमें अटेंडेंस लगाना रहता है कि हम कॉलेज में पर्टिकुलर कॉलेज में आ चुके हैं। अटेंडेंस के बाद फिर पूरी प्रोसेस रहती है, वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिए जाएँगे, उनको फिल करना रहेगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किए हैं या प्रोफार्मा में दिख रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 10th 11th की मार्कशीट लगती नहीं लगती देखते हैं, और 12th की मार्कशीट, 10th-12th तो कंपल्सरी रहता ही रहता है, ठीक है? टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप जो होती है वो होगा फीस पे होगा, एज फीस पे होगा। जब तक फीस पे नहीं होगा तब तक आपका एडमिशन डन नहीं माना जाएगा। तो अलॉटमेंट आ गया है, दूसरे दिन आपको मेडिकल कॉलेज जाना है, रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जा करके वहाँ पर सबसे पहला हमारा स्टेप होता है अटेंडेंस लगाना, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना, मतलब एक तरीके से कि हाँ, हम मेडिकल कॉलेज में हमने रिपोर्टिंग कर दी, उसको अटेंडेंस या रिपोर्टिंग जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो फीस पे होगी, तभी आपकी एडमिशन स्लिप जनरेट होगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप फीस पे कर देंगे और उसके बाद
आपका लगभग एडमिशन हो चुका है, ठीक है ना? अब जब फीस पे करेंगे और एडमिशन स्लिप आएगी, उस समय यहाँ पर ये दे रखा है ना? एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सेकंड राउंड, मतलब कि अब आपको ये कंफर्म करना है कि जो मेडिकल कॉलेज आपको मिला है, उसी मेडिकल कॉलेज में रहना है या अपग्रेडेशन करवाना है, ठीक है? ये जिस समय एडमिशन आपका कंफर्म होगा, एडमिशन स्लिप निकलेगी उस समय। ये बाद में भी हम हमारे घर पे भी जाकर के कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसके ऊपर भी मैं थोड़ा-सा अभी डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो फीस पे हो गई है, आपकी एडमिशन स्लिप जनरेट हो गई, कांग्रेचुलेशन, आपको मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि हम पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में रहना है या फिर चॉइस मतलब अपग्रेडेशन कराना है, ये एक सबसे बड़ा इश्यू रहता है। कितने ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपग्रेडेशन को लेकर के बहुत सारी दिक्कत आती है, स्पेशली सबसे ज़्यादा दिक्कत मैंने देखा है ओबीसी स्टूडेंट को होती है, ओबीसी कैटेगरी को। कैसे होता है मैं समझाता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज में डिस्कशन हो गया कि हाँ, हमें अपग्रेड करना है, लेकिन हमने अपग्रेड किया ही नहीं, है ना? या तो कॉलेज की तरफ से अपग्रेडेशन नहीं हुआ या फिर आपने घर पे जाकर के या ऑनलाइन के थ्रू अपग्रेडेशन नहीं किया। तो वो कंटिन्यूअसली जो ट्रैकर है, हमें ट्रैकर पे देखना है कि अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन हमारा ग्रीन है या नहीं है। यदि आपका ऑनलाइन अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन ग्रीन नहीं हुआ है, तो ये मान के चलिए कि आपने अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन चूज़ नहीं किया है। तो ये ध्यान देना, या तो मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर एडमिशन हो हाथों-हाथ वहीं चूज़ कर लेना, नहीं तो घर पर आकर के हमें अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन किसी भी कंडीशन में चूज़ करना ही है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? अब मान लीजिए अपग्रेडेशन भी आपका हो चुका है, ठीक है? एडमिशन हो गया, एन्जॉय करिए। जनरली ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ में थोड़ा-सा दिक्कत रहता है। ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट किसी ने उसने अपग्रेडेशन का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया। मान लेते हैं आपको मेडिकल कॉलेज मिला रतलाम का, है ना? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला रतलाम, है ना? या फिर प्राइवेट में आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज मिल गया या इंडेक्स मेडिकल कॉलेज मिल गया या एलएनसीटी कॉलेज मिल गया, जो भी एक्स-वाई-जेड कॉलेज मिला है, ठीक है? ओबीसी कैटेगरी के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, है ना? अब फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि आपको जो मेडिकल कॉलेज मिला है, वो ओबीसी कैटेगरी से सॉरी जनरल ओबीसी कैटेगरी से मिला है। जब आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ किया है, तो हो सकता है कि सेकंड राउंड में वापस से आपको जो है कौन-सा कॉलेज मिल जाए, आपको कॉलेज हो सकता है कि रतलाम का रतलाम ही मिल जाए। जो कॉलेज था वही एग्जिस्टिंग कॉलेज मिल जाए। तो आपको तो लगेगा कि अरे यार भाई, मेरा तो अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपकी कैटेगरी अपग्रेड अपग्रेड हो जाती है। ये ओबीसी कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत आती है। तो जब आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो देखना है कि आपको कॉलेज अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, तो ये देखना है कि हमारी कहीं कैटेगरी अपग्रेड तो नहीं हो गई। ओबीसी से जनरल तो नहीं हो गई या जनरल से ओबीसी तो नहीं होगी, पर ओबीसी से जनरल। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कि उनकी कैटेगरी अपग्रेड हो जाती है। ईडब्ल्यूएस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन तीनों कैटेगरी के बच्चों के मार्क्स लगभग सेम रहते हैं, ऐसा। तो पहले जब भी अलॉटमेंट प्रोसेस होती है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरिट को दिया जाता है, पहले जनरल की सीटें फिल होती है, देन आफ्टर रिस्पेक्टिव कैटेगरी की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, जो है अपनी-अपनी कैटेगरी की सीटें फिल होगी, ये ध्यान देना है। तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपने चूज़ किया है, ठीक है? हमें ट्रैकर पे चेक करना है कि वाक़ई हमारा अपग्रेडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब वो ऑप्शन चूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। जब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, तो हमें ये देखना है कि हमारा कॉलेज अ, यदि हमने रतलाम मेडिकल कॉलेज लिया था, रतलाम का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिया था, तो आगे ऊपर आप क्या जेएमसी भोपाल चाहते थे या एनएससीवी जबलपुर चाहते थे, वो कॉलेज अपग्रेड हुआ है, तो ठीक ही बात है, अच्छी बात है। फिर तो आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में, न्यू कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। लेकिन वही कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो ये देखना है कि वहाँ पर कैटेगरी अपग्रेड हुई है क्या? यदि कैटेगरी भी अपग्रेड, कॉलेज भी अपग्रेड नहीं हुआ है और कैटेगरी भी अपग्रेड हुई है, तो फिर जनरली आपको सेकंड राउंड में कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा आपको मॉपअप राउंड में बैठना रहता है। लेकिन यदि आपकी कैटेगरी अपग्रेड हो गई है, वही कॉलेज मिला है लेकिन कैटेगरी अपग्रेड हुई है, तो आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज जा कर के वापस से जो है वहाँ ज़्यादा अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना है, बस सिर्फ हमें अपग्रेड वाला फॉर्म भरना है, ठीक है? हो सकता है कि आपको कॉलेज वाले बोले कि नहीं, कॉलेज यही मिला है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बट क्योंकि
पहले आपको ओबीसी की सीट थी, अब वो ओबीसी की सीट जो है किसी और को दे दी गई है, ओबीसी कैंडिडेट को, और अब आप जनरल में चले गए, तो आपका तो एडमिशन कैंसिल हो गया। यदि आप जब अपग्रेड होता है तो पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, वापस से फिर आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि 2 से 3 बार ऐसे अलग-अलग केसेस हमारे पास आए हैं और बच्चे परेशान हुए हैं ऐसा। ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है, लगातार हमें ट्रैकर पे फॉलो करना है, ट्रैकर, ठीक है? बाकी थोड़ा हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हमारे पास टाइम मिलता रहे तो हम वीडियो बनाते रहें। तो ये ध्यान रखना है कि इस बार काउंसलिंग का टाइम पर हो रही है, भगवान की कृपा से ये टाइम पर ही चलती रहे, है ना? और जिनके भी मार्क्स 475, स्पेशली मैं ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी से बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का 475 प्लस जिसके मार्क्स है, या 480 से 85, वो लोग सेफ दिख रहे हैं सर, क्योंकि 550 से ऊपर बहुत कम बच्चे हैं। 580 से ऊपर वाला तो नेचुरल सी बात है, वो एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग जाएगा। 2 4 5 पार्टिसिपेट कर ले तो बात अलग है, नहीं तो नहीं करते हैं। ठीक है? आपको अलॉटमेंट में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, जब स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, अलॉटमेंट आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो 580 के ऊपर बहुत कम बच्चे हैं, है ना? या है भी तो वो सब ऑल इंडिया काउंसलिंग में। 550 से 530 के बीच में, सॉरी 550 से 580 के बीच में, जो ऊपर 550 से ऊपर जो है, वो भी एमपी में बहुत कम बच्चे को देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। 530 से 520 के बीच में, सॉरी 530 से 550 के बीच में थोड़े स्टूडेंट दिख रहे हैं। जो मेजर बफर चंक जो स्टूडेंट का दिख रहा है, जहाँ खूब सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, एक-एक नंबर पे 5-5 10-10 स्टूडेंट जो हो सकते हैं, वो 530 के नीचे। तो 530 से नीचे जो कट ऑफ गिरेगा, वो थर्ड राउंड आते-आते, मतलब सेकंड या मॉप अप राउंड, फाइनल राउंड आते-आते, मुझे पूरा उम्मीद है कि जनरल कैटेगरी, जो प्योर जनरल कैटेगरी से है, उसका कट ऑफ लगभग 485 से 490 के बीच में। इसमें मैंने कट ऑफ की भी बात कर दी, तो 485 से 490 के बीच में। ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 480 से 485 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो रहेगा वो 475 का तो अभी थोड़ा-सा बोलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ओबीसी का सॉरी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 480 के आसपास रह सकता है। मतलब पिछले साल की जो रैंक देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि इस बार थोड़ा-सा स्टेट मेरिट लिस्ट में जो है वो नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो ऑल इंडिया रैंक में आपका ज़्यादा मार्क्स दिख रहा है, लेकिन नहीं है, बच्चे नहीं दिख रहे हैं अभी। बाकी फिर जब स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना? ये मेरा प्रोजेक्शन है, हो सकता है हम गलत हो, 495 ही कट ऑफ जाए, तो भाई मेरे पीछे मत पड़ जाना, है ना? एक सिर्फ़ एक आपकी हेल्प के लिए हमने बताया। तो ये आज का डिस्कशन जो था वो काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से करना है ना? पैनिक नहीं होना है, जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर ही कमेंट कर सकते हैं। हो सके तो हम हमारे पॉसिबल रहा तो हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो ये जनरल डिस्कशन था, आपको ध्यान देना है ना? फिर जैसे-जैसे समय आने पर अपन यूट्यूब पर हम लोग वीडियो अपलोड करते जाएँगे, तो आप देखते रहना। तो लगता है कि अब सारी बातें शायद मुझे लगता है, हाँ, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक और चीज़ ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट्स जब हम लोग कितने लगेंगे, ये तो बेसिक वही 8-9 डॉक्यूमेंट रहता है। लेकिन हमें हर डॉक्यूमेंट्स की जो है वो कम से कम 5 ब्लैक एंड व्हाइट और 2 से 3 कलर फ़ोटोकॉपी कराना है। मैं तो बोलता हूँ कि 10-10 फ़ोटोकॉपी करवा लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, 2 से 3 फाइलें बनती है। एक ओरिजिनल की फाइल बनेगी, एक कलर फ़ोटोकॉपी बनेगी, और हो सकता है 1 या 2 ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोकॉपी रखेंगे। 3 सेट या 4 सेट लगते हैं। एक ओरिजिनल का सेट का तो कन्फर्म है, वो तो लगेगा ही लगेगा। एक कलर फ़ोटोकॉपी लगेगी, दूसरा सेट, और तीसरा, अब वो ब्लैक एंड व्हाइट में 1 सेट लेते हैं या 2 सेट लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो हमें अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने ब्लैक एंड कलर फ़ोटोकॉपी एक ही करवाई है और हो सकता है वो गलत हो गया, ठीक है? तो आपको उसी समय आपको दूसरा डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आप काउंसलिंग के बहुत सारा जो पज़ल होती है उससे बच जाएँगे। यदि आपके पास ऑलरेडी पहले से फ़ोटोकॉपी होगी, कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन चल रहा है उस समय कोई डॉक्यूमेंट लगता है हमने सिग्नेचर गलत कर दिए हैं या कुछ मिस्टेक है, तो इंस्टेंट हम उस डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास एडिशनल फ़ोटोकॉपी होगी, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस लंबी हो जाएगी। जनरली 1 दिन में एडमिशन हो जाता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम या पैनिक, कुछ भी नहीं होता। जनरली रहता है, हमें जाना है वहाँ पर, अटेंडेंस लगाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और अल्टीमेटली अमाउंट पे करना है। अब अमाउंट जो है
वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो 1 लाख फीस होती है, तो वो या तो आप पे कर दीजिए या कोई स्कॉलरशिप ऑप्ट कर लीजिए। सारी दिक्कत जनरली हमने देखा है काउंसलिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रॉपर ना होने की वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। तो आपको कम से कम 10 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी आप करवा के रखिए। 3 फोटोकॉपी कम से कम जो है वो कलर करवाइए, क्योंकि 2-3 सेट तो वो वहाँ ही रख लेंगे, तो ओरिजिनल का सेट भी जमा होगा, आपका कलर फोटोकॉपी का भी सेट जमा होगा और 1 या 2 सेट जो हो ब्लैक एंड व्हाइट के रहेंगे। तो कभी डॉक्यूमेंट रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ गई तो आपको इधर-उधर फोटोकॉपी के लिए भागना नहीं पड़ेगा। एक ही दिन में हो सकता है आपका काउंसलिंग हो जाए, ठीक है? तो ये आज का पूरा डिस्कशन था काउंसलिंग से रिलेटेड। फर्स्ट राउंड का जो शेड्यूल आ गया है, टेंटेटिव शेड्यूल है, कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और जो भी चेंजेस होगा वो स्टूडेंट के पेरेंट्स के फेवर के लिए ही होगा, है ना? तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है? तो उम्मीद है कि लगभग सारी बातें जो है वो समझा दी। आ गया कोई पॉइंट बचा तो नहीं? हो गया सारा कवर? ठीक है, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।